हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का जो आपका चैप्टर नंबर 4 है। वो उस चैप्टर के आज जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। जो आपका पार्ट 4 है अर्थशास्त्र का पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, तो इस चैप्टर के सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। और इसी तरह से आप अपनी तैयारी करते रहिए, इस बार के टॉपर आप ही बनेंगे। हर सब्जेक्ट की तैयारी आपको इसी तरह से करनी है, ठीक है। तो आज आपका देखिए, जो आपका पार्ट 4 है वो हम कवर कराएंगे। 3 पार्ट तक आपका पूरा हम कवर करा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका सबसे पहला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि किसी फर्म के आगम से क्या अभिप्राय है, ठीक है। प्रश्न आपका ये दिया गया, तो इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि किसी वस्तु की बिक्री करने पर एक फर्म को जो कुल राशि प्राप्त होती है उसे उस फर्म की संप्राप्ति अथवा आगम कहते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखोगे। अब इसके बाद देखिए, जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार आस्क किया गया है। तो देखिए, प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है। ओके, पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि किसी वस्तु का स्टॉक वस्तु की कुल मात्रा को बताता है जो कि किसी समय विशेष पर बाजार में उपलब्ध है। ओके, इसके बाद आपको लिखना है जबकि पूर्ति स्टॉक वह भाग है जो विक्रेता एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार है, ठीक है। तो पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है, तो अंतर आपको इस तरह से लिखने हैं। अगर आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के पेपर में अगर आस्क किया जाता है तो इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखोगे। इतना समझ आ गया। अब ऐसे ही देखिए, जो आपका अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि वस्तु की पूर्ति मापने की प्रतिशत विधि क्या है। वस्तु की पूर्ति मापने की प्रतिशत विधि क्या है। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि प्रतिशत विधि में पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन को कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से भाग दे देते हैं, ठीक है। किस तरह से आपको आंसर लिखना है कि प्रतिशत विधि में पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन को कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से भाग दे देते हैं। इसके बाद आपको इस तरह से लिखना है कि सूत्र के रूप में, तो फिर आप लिखोगे यस बराबर पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ओके, अब इसके बाद देखिए, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया गया है कि कीमत रेखा किसे कहते हैं। आपको भी पता है, प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में आया, तो अच्छे से तैयार कीजिए इसको। कीमत रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर आप किस तरह से लिखोगे। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कि कीमत रेखा वह रेखा है जो एक्स अक्ष के समांतर एक निश्चित कीमत के लिए खींची जाती है। ओके, कीमत रेखा वह रेखा है जो एक्स अक्ष के समांतर एक निश्चित कीमत के लिए खींची जाती है। यह फर्म के मांग वक्र को प्रदर्शित करती है। यह बाजार कीमत तथा फर्म के उत्पाद के संबंध को दर्शाती है। सभी फर्मों को इस रेखा का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आपको लिखना है कि कीमत रेखा पर AR बराबर MR बराबर प्राइस। ओके, इतना समझ आ गया कि कीमत रेखा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे। ओके, तो देखिए, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न जो मैंने आपको बता दिए, इस चैप्टर से आपको उतने ही जो आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है वो तैयार करने हैं, ठीक है। और जो आपका चैप्टर है वो आपको पूरा पढ़ना है, समझना भी है आपका कि चैप्टर में क्या दिया गया। जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी पूरे कवर करा दूंगी। ओके, अब इसके बाद देखिए, अब आपके आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ओके, तो देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर में आपको कौन कौन से प्रश्न तैयार कर लेने हैं वो आप देखिए।
तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहला जो आपका प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न में, वो मैंने यहाँ पर लिया है कि पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताएं लिखिए। ओके, पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो इस तरह से पहले आपको एक लाइन लिखनी है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। ओके, इतना करने के बाद फिर आप देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको फर्स्ट पॉइंट डालना है। फिर आप लिखोगे कि क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, इतनी अधिक कि कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता अकेले वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। समझ आ गया। अब यहाँ पर देखिए इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आप सेकंड पॉइंट डालोगे। फिर आप यहाँ पर लिखोगे कि बिक्री की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयाँ समान, ठीक है, वस्तु की सभी इकाइयाँ समान होनी चाहिए। ये सब आपको हम क्या बता रहे हैं, पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताएं। ओके, बिक्री की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयाँ समान होनी चाहिए, उनके आकार, रंग, रूप, गुण आदि में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार वस्तु की इकाइयाँ एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न होती हैं। ओके, अब इसके बाद ही आपको थर्ड नंबर पर यहाँ पर लिखना है कि वस्तु का मापीकरण होता है, अतः गैर कीमत प्रतियोगिता नहीं पाई जाती। इसके बाद आपको लिखना है इस दशा में विक्रय लागतों का पूर्ण अभाव होता है। ओके, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आप 4 नंबर पर लिखोगे। 4 नंबर पर आपको इसकी मुख्य विशेषताओं में आपको लिखना है कि क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की स्थिति के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। ओके, अब इसके बाद देखिए 5 नंबर पर यहाँ पर आपको लिखना है कि बाजार में किसी प्रकार के संस्थागत प्रतिबंध नहीं होते, सरकार भी किसी वस्तु के उत्पादन अथवा कीमत निर्धारण में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपका दिया गया था कि पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताएं, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रश्न का आंसर आप किस तरह से लिख कर आओगे। अब इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि पूर्ति की कीमत लोच का क्या अर्थ है, हम इसे कैसे मापते हैं। ठीक है, ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में आंसर किया जाता है कि पूर्ति की कीमत लोच का क्या अर्थ है, हम इसे कैसे मापते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप इस तरह से दोगे कि पूर्ति की कीमत लोच वस्तु की अपनी कीमत में होने वाली प्रतिशत परिवर्तन के कारण उस वस्तु की पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। इसके बाद आपको लिखना है कि पूर्ति की कीमत लोच का माप निम्नलिखित सूत्र की सहायता से किया जा सकता है। ओके, इतना लिखने के बाद आप लिखोगे कि पूर्ति की कीमत लोच बराबर पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, इतना लिखने के बाद इसको आपको इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर देना है। अब इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में इस चैप्टर से आपको ये प्रश्न भी तैयार कर लेना है। ओके, आप इस तरह से वीडियो देखिए कि वीडियो में ही आपको सारे प्रश्नों के आंसर याद होते चलें, और जब आप इसको अपनी कॉपी पर लिखोगे तो आप पढ़ कर लिखिए। इसके बाद 1-2 बार ही आपको पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे से आपका जो इकोनॉमिक्स है उसका पेपर आपका अच्छे से हो जाएगा। ओके, इसी तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है, हर जो आपका चैप्टर है हर चैप्टर की इसी तरह से आप अपनी तैयारी कीजिए, पूरा अपना चैप्टर पढ़िए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप वीडियो देख सकते हो। जितने भी आपके चैप्टर हैं सभी चैप्टर्स की वीडियो आपको इसी तरह से मिल जाएंगी इसी चैनल पर। ओके, अब इसके बाद देखिए इस चैप्टर में जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है वो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर रखा है कि पूर्ति प्रतिस्पर्धा क्या है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कीमत का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, प्रश्न आपका ये दिया गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से आप हेडिंग डालोगे पूर्ण प्रतिस्पर्धा का अर्थ। इस तरह से हेडिंग डालने के बाद आपको इस तरह से लिखना है कि पूर्ण
प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेता और विक्रेता अधिक संख्या में होते हैं। उनमें पूर्ण एवं स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है और कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता वस्तु विशेष की कीमत को अपने क्रय विक्रय द्वारा प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता। इसके बाद आपको लिखना है कि इसकी प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। समझ आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आप फर्स्ट हेडिंग डालोगे। देखिए इसी आंसर में आपको फर्स्ट हेडिंग डाली है कि श्रीमती जॉन रॉबिन्स के अनुसार कि इन्होंने जो आपका पूर्ण प्रतिस्पर्धा है इसकी परिभाषा को किस तरह समझाया है। तो इन्होंने कहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में होती है जबकि प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन की मांग पूर्णतया लोचदार होती है। ओके, इतना समझ आ गया। फिर इसके आगे आप लिखोगे कि इसका अर्थ है, इसके बाद आपको लिखना है इसका अर्थ है प्रथम विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है जिससे किसी एक विक्रेता का उत्पादन वस्तु के कुल उत्पादन का एक बहुत ही थोड़ा भाग होता है। इसके बाद आपको लिखना है तथा दूसरे सभी ग्राहक प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं। चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। समझ आ गया। तो इस तरह से उन्होंने इस परिभाषा को समझाया है। अब इसके बाद देखिए आप यहाँ पर हेडिंग डालोगे कि पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण। ठीक है, इस तरह से आपको हेडिंग डाली। देखिए ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है तो ज़्यादा शॉर्ट में आप नहीं लिखोगे। ठीक है, थोड़ा लॉग में याद कीजिए ताकि एक दो लाइन अगर आप नहीं भी याद कर पाओ, एक दो लाइन आपकी मिस भी हो जाए जब आप बोर्ड एग्जाम में अपना पेपर दो तो वहाँ पर आपका जो आंसर है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स ही देकर जाए। तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण, इसमें देखिए जब आप आंसर लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार था कि किसी वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत द्वारा निर्धारण होता है। इसके बाद आपको लिखना है कि रिकार्डो उत्पादन लागत में केवल श्रम लागतों को सम्मिलित करते थे। इसके विपरीत प्रोफेसर बारस व जीवस आदि ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्रियों का मत था कि वस्तु का मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करता है। इसके बाद आप लिखोगे प्रोफेसर मार्शल ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के उत्पादन लागत दृष्टिकोण और ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्रियों के उपयोगिता दृष्टिकोण को समान महत्व देते हुए एक नया समन्वयवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। ओके, इतना लिखने के बाद फिर आप यहाँ पर लिखोगे कि उनके अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत यानी पूर्ति तथा उपयोगिता यानी मांग के द्वारा निर्धारित होता है। किसी वस्तु की पूर्ति उसकी उत्पादन लागत पर निर्भर करती है। इसके आगे आप लिखोगे और उस वस्तु की मांग उसकी उपयोगिता पर, ये दोनों ही मिलकर किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण करते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण जब आप हेडिंग डालोगे तो उसमें आपको इतना लिखना है। इतना एकदम अच्छे से समझ आ गया। अब इसके बाद देखिए आपके आएंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो इस चैप्टर से आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से तैयार कर लेने हैं उनको आप देखिए। तो देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में जो सबसे पहला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि कुल आगम। ठीक है, कुल आगम यानी TR, औसत आगम यानी AR और सीमांत आगम यानी MR की अवधारणाओं को समझाइए। ठीक है, इस तरह से आपका ये प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इस तरह से हेडिंग डालोगे आगम का अभिप्राय। ओके, फिर आप लिखोगे कि वस्तु के विक्रय से जो मूल्य प्राप्त होता है वही विक्रेता की आय आगम कहलाती है। समझ आ गया, आय आगम किसे कहोगे? वस्तु के विक्रय से जो मूल्य प्राप्त होता है
वही विक्रेता की आय आगम कहलाती है। दूसरे शब्दों में आगम वह विक्रय राशि है जिसे फर्म अपना उत्पादन बेचकर प्राप्त करती है। ओके, अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है डूले के अनुसार। ठीक है, इस तरह से आप हेडिंग डालोगे, फिर इसमें आप लिखोगे कि एक फर्म का आगम उसकी बिक्री समाप्ति या वस्तु की बिक्री से मिलने वाली मौद्रिक प्राप्तियां हैं। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है कि प्रत्येक विक्रेता उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, अतः वह सदैव यह प्रयास करता है कि उसकी आय अधिकतम हो, लागत न्यूनतम हो, ताकि वह अधिकतम लाभ अर्जित कर सके। इसके बाद आप लिखोगे सूत्र के रूप में, फिर इसमें आपको लिखना है कि लाभ बराबर आगम माइनस लागत। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये फॉर्मूला किस तरह लिखा गया कि लाभ बराबर आगम और माइनस लागत। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे आगम की अवधारणा, आगम की अवधारणाएं। ठीक है, फिर इसमें पहले आपको एक लाइन लिख देनी है कि आगम की अवधारणा को प्रायः 3 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। पहली कौन सी है यहाँ पर आपकी? कुल आगम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है औसत आगम, इसके बाद नेक्स्ट है सीमांत आगम। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कुल आगम क्या है। ठीक है, कुल आगम हम किसे कहेंगे? तो देखिए इसका आंसर आप किस तरह से लिखोगे। तो यहाँ पर देखिए आपको हेडिंग पहले डालनी है कुल आगम, और फिर इसमें आप लिखोगे कि वस्तु की एक निश्चित मात्रा को बेचकर किसी विक्रेता को जो आय प्राप्त होती है वही राशि कुल आगम कहलाती है। ठीक है, कुल आगम समझ आ गया। वस्तु की एक निश्चित मात्रा को बेचकर किसी विक्रेता को जो आय प्राप्त होती है वही राशि कुल आगम कहलाती है। इसके बाद आपको लिखना है किसी फर्म की कुल आगम की गणना। ठीक है, किसी फर्म की कुल आगम की गणना विक्रय की गई कुल इकाइयों को वस्तु की एक इकाई कीमत से गुणा करके की जाती है। इसका फॉर्मूला देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो कुल आगम बराबर कुल बिक्री से प्राप्त राशि बराबर बिक्री की गई इकाइयाँ जो प्रति इकाई कीमत। ओके, इस तरह से आपको इसका फॉर्मूला लिखना है। अब इसके बाद देखिए इसका आप उदाहरण देख लीजिए। तो माना किसी विक्रेता ने वस्तु की 10 इकाइयाँ बेचकर 50 रुपये प्राप्त किए, तो 50 रुपये उसकी कुल आगम होगी। अर्थात कुल आगम बराबर यहाँ पर देखिए 100 इंटू यहाँ पर 50 बराबर कितना हो जाएगा? 500 रुपये हो जाएंगे। यानी माना किसी विक्रेता ने वस्तु की 10 इकाइयाँ बेचकर 50 रुपये प्राप्त किए, तो 50 उसकी कुल आगम होगी। और इसका आपका फॉर्मूला क्या दिया गया था कि कुल आगम बराबर, ठीक है, कुल आगम बराबर कुल बिक्री से प्राप्त राशि, कुल आगम बराबर जो बिक्री से प्राप्त राशि हो जाएगी बराबर बिक्री की गई इकाइयाँ इंटू प्रति इकाई की कीमत। तो यहाँ पर देखिए इसे जब गुणा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये 500 हो जाएगा। तो समझ आ गया कि कुल आगम क्या है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट था वो था औसत आगम। तो अब आप समझिए कि औसत आगम क्या है। तो औसत आगम की गणना करने के लिए कुल आगम को कुल विक्रय की गई इकाइयों की संख्या से भाग दे दिया जाता है। इसके बाद आप लिखोगे यह उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाला आगम है। समझ आ गया औसत आगम क्या है। देखिए औसत आगम की गणना करने के लिए कुल आगम को, कुल आगम अभी हमने आपको बताया, तो कुल आगम को कुल विक्रय की गई इकाइयों की संख्या से भाग दे दिया जाता है। यह उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाला आगम है। इस तरह से आप लिखोगे कि ER बराबर TR/Q। अगर आप ये लिखते हो तो फिर आप इसको मत लिखिए, अगर इसको लिखते हो तो फिर आप इसको मत लिखिए। ठीक है, यानी कुल आगम अपॉन बिक्री की गई इकाइयाँ। अब देखिए यहाँ पर आपको ये थोड़ा और लिख देना कि औसत आगम यानी AR सदैव वस्तु की प्रति इकाई कीमत को व्यक्त करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि इसका उदाहरण क्या हो जाएगा। अब आप इसका उदाहरण समझिए। तो उदाहरण आप इस तरह से लिखोगे कि माना वस्तु की 10 इकाइयाँ बेचने से, माना वस्तु की 10 इकाइयाँ बेचने से
50 रुपये की प्राप्ति होती है तो औसत आगम 5 होगा। औसत आगम कितना हो जाएगा? 5 ही तो हो जाएगा। ER बराबर 50/10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको कट कीजिए, 5 आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो था औसत आगम, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि औसत आगम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट था सीमांत आगम। तो अब आप समझिए कि सीमांत आगम क्या है। कुल आगम आपने समझ लिया, औसत आगम आपने समझ लिया, अब आप समझिए कि सीमांत आगम क्या है। तो बहुत ही ईजी है। देखिए किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो कुल आगम जो वृद्धि होती है वही सीमांत आगम कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया। सीमांत आगम हम किसे कहेंगे? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल आगम में जो वृद्धि होती है वही सीमांत आगम कहलाता है। इसके बाद देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। फॉर्मूला समझ लीजिए कि MR बराबर डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, ये हो जाएगा आपका सीमांत आगम का फॉर्मूला। समझ आ गया अच्छे से। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है, वीडियो में आपको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आया, तो इस वीडियो को आप डिसलाइक करके भी जा सकते हो। और देखिए जिन बच्चों को इस बार के बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, इस बार अपने पूरे नंबर लाने हैं इकोनॉमिक्स में, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर चैप्टर के इसी तरह से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो आपके चैप्टर है वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे। जब आपके पेपर पास आएंगे उसके बाद आपको जो प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन है, जो आपके मॉडल पेपर हैं और जो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर हैं, वो सारा कुछ आपको इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो अगर आप इकोनॉमिक्स में अपने पूरे फुल मार्क्स लाना चाहते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।